हेलो 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 सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। और आज मिलने वाला है आपको शानदार शानदार कंटेंट, और हम आपको आज महा मैराथन का शेड्यूल भी बताने वाले हैं कि महा मैराथन में हम लोग कब से आ रहे हैं और कब से पढ़ा रहे हैं। और आज के प्रश्न तो एकदम सॉलिड है, एकदम बिंदास, एकदम झकास। तो आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। हमारी आवाज जा रही है? चला, हमारी आवाज जा रही है? जल्दी से एक बार अगर हमारी आवाज जा रही है तो जल्दी से एक बार आप हमसे जुड़ जाइए, और फिर हम लोग शुरू करेंगे आज की शानदार कक्षा, जिसमें एकदम खुशबू है, महक है एनसीईआरटी की, जिसमें महक है एनसीईआरटी की। मेरे दोस्त, वैसा प्रश्न हम लोग शुरू करने वाले हैं। गौर फरमाइएगा, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जल विद्युत, क्वेश्चन कहता है सर जी, जल विद्युत संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत में रूपांतरित होती है। संचित जल की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जल को विद्युत निष्कर्षण किया जाता है। विद्युत प्राप्त करने के लिए जल की भाप में रूपांतरित किया जाता है। जल विद्युत संयंत्र में यह नहीं होता है मेरी जान। ये जो होता है ये वो थर्मल पावर प्लांट में ये प्रयोग किया जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में नहीं, थर्मल पावर प्लांट में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की अगर हम बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की अगर हम बात करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में संचित जल की जो स्थितिज ऊर्जा है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है और कुछ नहीं है। संचित जल की जो स्थितिज ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। तो बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। खाली लैंग्वेज बदला है। हम लोग कहते हैं ना, बांध से जो स्थितिज ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ खाली दिया संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। ये अभी का पानी है आंसर। सर जी, हम पटना आज ही आए हैं, कहीं पर सिंगल रूम नहीं मिल रहा है। तो आप कल आके हमसे 8 बजे मिलिए, सिंगल रूम मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, आ जाइए इधर। कहते हैं ये भी एनसीईआरटी का फ्लेवर है मेरे दोस्त। कहते हैं भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संदर्भित है? भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किससे संबंधित है? पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाले नियम से संबंधित है भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द। ध्यान दीजिएगा, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द जो है वो पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तु की गति को प्रतिबंधित करने वाला क्या है? नियम है। और कहते हैं अग्रिम दूरबीन मॉडल नहीं होगा, प्राचीन ग्रीस धर्म रोमन धर्मशास्त्र से भी नहीं है। ये पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने वाला क्या है? ये नियम है। कौन सा? भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द। एक बात बताइए, आप एक क्वेश्चन आपको कहेगा कि बताइए कि किसने कहा था, किसने कहा था सूर्य सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह, कोई भी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। कोई भी ग्रह दीर्घ दीर्घ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। बताओ किसने कहा था? चक्कर लगाता किसने कहा था? एक ऑप्शन है तुम्हारा केपलर, एक ऑप्शन है केपलर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, और तीसरा ऑप्शन है मेरी जान कॉपरनिकस। तीसरा ऑप्शन है कॉपरनिकस। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? किसने कहा था कि सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है? केपलर ने कहा था या कॉपरनिकस ने कहा था? जल्दी से बता दो, किसने कहा था, केपलर ने या कॉपरनिकस ने? जल्दी बताओ, केपलर ने कहा था या कॉपरनिकस ने? केपलर मार रहे हो क्या? केपलर मार रहे हो तो मामला गड़बड़ है। केपलर अगर मार रहे हैं चिला जी तो गड़बड़ है। ये बात कहा था कॉपरनिकस ने, और इस बात को साबित किया था केपलर ने। ये ध्यान दीजिएगा, ये बात कहा था किसने? कॉपरनिकस ने, और इस बात को साबित किसने किया था? केपलर ने। ये बात कहा था किसने?
कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, यह बात कहा था कोपरनिकस ने, और इस बात को साबित किसने किया था? केपलर ने। इस बात को साबित किसने किया था दोस्त? केपलर ने। आंसर, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है कि सही नहीं है? ईबी एनसीईआरटी का प्रश्न है, गौर फरमाइएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? पेंटीन, ब्यूटीन, एथीन, प्रोपीन, यानी ये एल्कीन है, और आपको पता होगा कि एल्केन एल्कीन अल्काइन होता है, एल्केन 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 होता है CnH2n -2, और एल्कीन होता है मेरी जान, एल्कीन होता है CnH2n, और यहां पर हो जाएगा +2, यहां हो जाएगा मेरी जान +2, और एल्काइन जो होता है, एल्काइन जो होता है वो होता है CnH2n -2। अब बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? इसी के हिसाब से गौर फरमाइए कौन सा मिलान सही है। हमको कह रहा है सब का सब, तुम गौर से देखो मेरी जान, सब का सब पेंटीन, ब्यूटीन, एथीन, प्रोपीन है, तो सब इसका मतलब एल्कीन है, तो एल्कीन है तो ये फॉर्मूला सबको लगाना होगा CnH2n। तो देख लो इसमें 1 2 3 4 5 है, तो ये अगर 5 गो है, अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 10 होना चाहिए। 2 1 3 1 4 2 6 3 9 गो है, तो ये गलत हो गया। फिर कहता है 1 2 3 4, तो ये अगर 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन 8 होना चाहिए। 3 2 5 3 8, क्योंकि फॉर्मूला होता है CnH2n एल्कीन का, तो ये सही है। ये देखो 1 2 है, लेकिन अगर ये 2 है तो ये 4 होना चाहिए, 5 गो है, ये भी गलत है। इसमें देखो 1 2 3 है, तो ये 3 है तो ये 6 होना चाहिए। 3 2 5 2 7 है, तो ये भी गलत है, तो आंसर हो गया आंसर। देख लो कितने लोग इस क्वेश्चन को समझ गए, एक बार जल्दी से 8 टाइप कर। जो वाला रूल फॉलो करेगा, अगर ये सब पेंटीन, ब्यूटीन, एथीन, प्रोपीन है, इसका मतलब एल्कीन का फॉर्मूला को सब सेटिस्फाइड करेगा। अगर नहीं करेगा इसका मतलब गलत, अगर नहीं करेगा इसका मतलब ये क्या है? गलत है। ओ क्या 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 क्या, गौर फरमाइएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, पेनिसिलिन की खोज ही तब मार देगा चलवा समर, ये LPCVT 1 के लिए एक्सपेक्टेड अगर है तो की हो जाएगा? बता जल्दी से आंसर, व्हाट इज द आंसर? पेनिसिलिन की खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डार्विन, विकासवाद का सिद्धांत दिया था डार्विन। लुई पास्चर, पास्चुराइजेशन का सिद्धांत, पास्चुराइजेशन का सिद्धांत, और क्या? रेबीज का टीका भी यही खोज किया था। ग्रेगर मेंडल, अनुवांशिकी का पिता, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। देख लो, लुई पास्चर पास्चुराइजेशन का सिद्धांत, रेबी, चार्ल्स डार्विन विकासवाद का सिद्धांत, ग्रेगर मेंडल अनुवांशिकी का पिता। अनुवांशिकी का क्या? पिता। लव यू मेरा भाई। अगला प्रश्न, बोलो उसको देने के लिए। हेलो, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? अब बताइए जल्दी से। कहता मैदान में लुढ़कती गेंद में घर्षण बल का लगना, एकदम चला मैदान में लुढ़क रहा है गेंद तो घर्षण बल लगवे करेगा, क्योंकि घर्षण बल गति का विरोध करता है। पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल का लगना, एकदम घर्षण लगेगा। बुक जो भी ऑर्डर किए थे चुपचाप रहना है, बुक मिल जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बेईमान आदमी नहीं है, थोड़ा लेट लगेगा लेकिन पहुंच जाएगा। चिकनी सड़क पर चलती हुई बाइसाइकिल पर घर्षण बल का होना। आई कह रहा है पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद में घर्षण बल लगता है, एकदम चला ये गलत है। अगर पानी से रखी बाल्टी की पेंदी पर बाल्टी रख दोगे खाली तो घर्षण बल थोड़े लगेगा, और न घर्षण के कारण वो घिसेगा, क्योंकि गति होगा तभी तो घर्षण लगेगा। तो आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? गति होगा तभी तो घर्षण होगा, यू विल गेट द आंसर।
अब जूता को हम आप रख दीजिएगा रोड पर, तो रख देने पर या रूम में रख दीजिएगा तो घर्षण के कारण घिसेगा क्या? वो नहीं घिसेगा। आंसर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? अब देखो चला, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। अगर F का मान 0 तो W 0, S का मान 0 तो W 0, कॉस 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 0 होता है। कौन सा कार्य का उदाहरण नहीं है? एनसीईआरटी का ही सवाल है। लड़के को कमरे की दीवार पर धक्का देना एकदम कार्य का उदाहरण नहीं है, क्योंकि विस्थापन 0 है ये, लेकिन एनसीईआरटी का और प्रीवियस ईयर में मान लीजिए, लड़के द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली आगे बढ़ जाता है, विस्थापन हो रहा है। सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, सतह पर पड़े कंकड़ पर दबाव डालना, एगो है किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना। दबाव डालिएगा तो कुछ ना कुछ इधर उधर होगा, इसीलिए इसको मानेंगे। यहाँ लड़के को कमरे की दीवार पर धक्का देना में एकदम 0 विस्थापन होगा। इसका सेकंड आंसर ये हो सकता था, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। देखो इसमें और इसमें, ये एनसीईआरटी का सवाल है, मजाक में नहीं लेना, तुमको इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। अच्छा ये क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाओ। ये क्वेश्चन देते हैं हम, चला बना के दिखाओ। किसमें कार्य शून्य? एक ऑप्शन है कूली बोझा लेकर जा रहा है, जो तू पढ़ा है उसी में से दे रहे हैं। बोझा लेकर जा रहा है, कूली जो है ये बोझा लेकर जा रहा है। और दूसरा, एक व्यक्ति पार्क में खड़ा है। इस दो में से तुमको एक चुनना है। एक व्यक्ति पार्क में खड़ा है, दो में से कोई एक चुनना है। बता क्या होगा आंसर? हो तुझे पाना है ए मेरी नौकरी, जल्दी बता आंसर, बताओ आंसर। कूली बोझा उठा रहा है, किसमें कार्य शून्य होगा? ये हमेशा ध्यान रखना। W बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस 90 वाला जो है वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। विस्थापन 0 जिसमें होगा वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा? एक व्यक्ति पार्क में खड़ा है, एक व्यक्ति पार्क में खड़ा है, इसमें विस्थापन 0 है। और कूली बोझा लेकर जा रहा है, इसमें थीटा का मान 90 डिग्री है, तो इसमें ये हाँ हो जाएगा थीटा 90 और विस्थापन 0 में से विस्थापन 0 चुनना है। ध्यान रखना, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला, अच्छा बताओ तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, कार्य ऋणात्मक क्यों होता है? कार्य ऋणात्मक किसके कारण होता है? एगो है दौलनी बल के कारण, दौलनी बल के कारण, और दूसरा है घर्षण बल के कारण। बताओ आंसर क्या होगा? एगो दौलनी बल के कारण, एगो घर्षण बल के कारण। आंसर बता जल्दी से, क्या होगा? के द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होता है? चला ऋणात्मक होता है। ध्यान रखना, घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक। ऑनलाइन का नया बैच फुल फाउंडेशन चला, बहुत जल्द आपको दिखाई देगा। अभी तो एक स्टार्ट हो चुका है, नया बैच फिर लॉन्च होगा। ये देखो एनसीईआरटी आपकी सेवा में उपलब्ध है। क्या कहते हैं? कहता है मेंडलीफ द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एका लगाकर किया गया था। बताइए क्या होगा आंसर? जल्दी बता। हाँ, आज 12 बजे से बुक का ऑफर आ जाएगा। ये वो कम्युनिटी भी लगा दो और लिंक भी लगा दो, ठीक ना? 12 बजे लगा देना वो लिंक। उसके बाद बोला कोई कम्युनिटी पोस्ट नहीं करने के लिए, और ये लिख देना कि बुक 12 दिन के अंदर पहुंचेगा। बाप रे, तो एकदम पगला देगा। इका बोरोन, इका बोरोन किसको कहते हैं रे? इका बोरोन कहते हैं स्कैंडियम को। इका सिलिकॉन, इका सिलिकॉन कहते हैं, इका सिलिकॉन कहते हैं जर्मेनियम को। इका सिलिकॉन किसको कहते हैं? जर्मेनियम को। और क्या है? इका एल्यूमिनियम किसको कहते हैं? हाँ, गैलियम को। इका एल्युमिनियम किसको कहते हैं? गैलियम को। इका बोरोन स्कैंडियम, इका सिलिकॉन जर्मेनियम, इका एल्युमिनियम गैलियम को। क्लियर है?
इक्का बोरोन स्कैंडियम, इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम, इक्का एल्युमिनियम गैलियम को। क्लियर? अरे रुक गया, वहां से हाथ का चिन्ह हटाओ। तुझे तेरी, बता, यही है देखो, बोरोन स्कैंडियम, इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम, इक्का एल्युमिनियम हो जाएगा गैलियम। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। क्लास कब से कब चलता है? 9:20 में डेली हम आते हैं। मेंडलीफ द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम के पहले इका लगाकर किया गया था, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को? या कह देगा मेंडलीफ ने बाद में किसको जोड़ा? मेंडलीफ ने बाद में किसको जोड़ा? तो आंसर यही होगा, मेंडलीफ ने बाद में जोड़ा। मेंडलीफ ने बाद में जोड़ा स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को। बताइए आंसर। सर जी मेरा नंबर कैसे बढ़ेगा? नंबर बढ़ेगा, चला उसके लिए हम एक वीडियो बना दिए हैं, आप वो वीडियो देखिए। स्कैंडियम और गैलियम, इक्का बोरॉन स्कैंडियम, इक्का सिलिकॉन जर्मेनियम, इक्का एल्युमिनियम गैलियम इज द राइट आंसर। एक पुष्प का प्रजनन अंग होता है, बता क्या होता है? जल्दी बता। एक पुष्प में प्रजनन अंग होते हैं, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा? एक पुष्प में प्रजनन अंग होते हैं, स्त्री केसर, बाह्यदल, बाह्यदल दल, पुंकेसर दल, पुंकेसर स्त्री केसर ना, सबको पता होगा शायद। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। कहता है इनमें से कौन सा विद्युत उपकरण जूल का, हा कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जूल का जो तापन प्रभाव था, जूल का जो तापन प्रभाव था वो था H बराबर I² RT। इसका एग्जाम्पल अगर लोगे तो हीटर ले लो, आयरन ले लो, और क्या होता है? हीटर, आयरन और गीजर ले लो, गीजर ले लो, उसके बाद बल्ब ले लो, उसके बाद ट्यूबलाइट ले लो। अब बता क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? कहता है इलेक्ट्रिक केतली एकदम होगा, प्लग और स्विच तो एकदम नहीं होता। प्लग और स्विच कैसे होगा? चला, ये गरमाते थोड़े हैं। आज मेरा नंबर 44 था, वेरी गुड नंबर। इलेक्ट्रिक आयरन होगा, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज भी हो जाएगा, देखो फ्यूज भी हो जाएगा, फ्यूज भी हो जाएगा, एमसीबी भी हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त विद्युत प्लग और स्विच एकदम नहीं होगा। एक चीज और ध्यान रखना, एक एकदम महाविभीय विद्युत धारा के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है का एक सॉलिड आंसर है माइक्रोवेव ओवन। ये ध्यान रखना जो पूछता है, तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है, तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन क्या नहीं आधारित है? चला, माइक्रोवेव ओवन। अच्छा, ऑफलाइन ऑनलाइन का रिजल्ट एक साथ क्या हुआ, नहीं हो पा रहा है क्या? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का नहीं हो पाएगा? खाली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का एक साथ नहीं हो सकता है? देखो अगर कोशिश करो, अगर हो जाता है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का एक साथ रिजल्ट। जल्दी बताओ। चला, तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है माइक्रोवेव ओवन, ये तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है। आंसर जल्दी बताओ। हीटर, आयरन, गीजर, यही क्वेश्चन मेनली पूछता है। कहेगा माइक्रोवेव ओवन किस पद्धति पर आधारित, किस पर आधारित है? तो कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग की पर यह गर्म होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग पर यह गर्म होता है। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के देखो फ्लेमिंग चचा का अगर नियम कहेगा, फ्लेमिंग चचा का, तब तक आंसर बता दो। एक होता है लेफ्ट हैंड रूल, एक होता है लेफ्ट हैंड रूल, एक होता है मेरी जान राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल बोले तो बाएं हाथ का नियम कि दाएं हाथ का नियम? बाएं हाथ का नियम। और लेफ्ट राइट हैंड रूल बोले तो दाएं हाथ का नियम। और अगर हम बाएं और दाएं हाथ के नियम की बात करें तो इसमें देखो 3 उंगलियों को यूज किया जाता है, अंगूठा, तर्जनी और प्रथम द्वितीया, मध्यमा। एगो अंगूठा, इसको अंगूठा कहते हैं, ये दोनों में इसको प्रथमा या तर्जनी कहते हैं, और इसको मध्यमा कहते हैं। यही 3 उंगली यूज करते हैं, अंगूठा, तर्जनी या प्रथमा और मध्यमा। अंगूठा, तर्जनी, प्रथम, तर्जनी या प्रथमा इसी को कहते हैं, आई हो गया मध्यमा। तो ये ध्यान रखना, तीनों को उंगली यूज करते हैं। अंगूठा जो है, अंगूठा, अंगूठा सबसे ज्यादा बलशाली होता है। अंगूठा बल या गति की दिशा को दर्शाता है।
उसके बाद आ जाइए आप तर्जनी। तर्जनी, तर्जनी की अगर हम बात करें, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। और अगर हम अंगूठा की बात करें, अगर हम अंगूठा, अंगूठा की अगर हम बात करें तो अंगूठा क्या दर्शाता है? अंगूठा हो गया मध्यमा। मध्यमा की अगर हम बात करें तो ईएमएफ या धारा को, मध्यमा की अगर हम बात करें, मध्यमा की अगर हम बात करें ईएमएफ या धारा को, प्रेरित ईएमएफ या धारा को दर्शाता है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ आंसर। कहते हैं अंगूठा। अगर आपको नहीं समझ में आए, देखो सबसे ज्यादा बलशाली कौन है? अंगूठा। तो ये बल या गति की दिशा को दर्शाएगा। ये तर्जनी है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। ये मध्यमा है, ये चैप्टर का मध्य ही करंट है, तो इसलिए मध्यमा करंट को दर्शाएगा। आंसर बताओ। 50 रॉन्ग आज के टेस्ट में हो गया। अरे मेरा 50 राइट और 4 रॉन्ग। हाँ ये ठीक है, ये एकदम बढ़िया है। बताओ तो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा। तर्जनी कह रहा है, तो तर्जनी चला, ये हो गया तर्जनी है। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। आंसर वी विल गेट द आंसर। नोट्स कहां से मिलेगा? बेसिक साइंस। देखो बेसिक साइंस चला, दो भाग में है। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपका है, ये अगर आप एसके झा सामान्य विज्ञान पढ़ लीजिएगा तो आपका बेसिक साइंस हो जाएगा और साइंस भी हो जाएगा। एसके झा सामान्य विज्ञान। इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए अलग से बुक आती है। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग में बेसिक साइंस जो है वो आपका एसके झा सामान्य विज्ञान है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग की अलग से बुक आती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, अब जल्दी से आंसर बता दो। नहीं याद रहे चला, राइट हैंड किसके लिए है? ये जनरेटर के लिए है, ये ध्यान रखना। राइट हैंड रूल जो है मेरी जाने मोहब्बत, वो जनरेटर के लिए है, जनरेटर के लिए है। राइट हैंड रूल की अगर बात करोगे ये, तो ये राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए है। ऐसे भी चला, राइट हैंड से जनरेटर स्टार्ट करते हैं। और ये जो है लेफ्ट हैंड रूल, ये मोटर के लिए है। आंसर लैपटॉप में आस ऐप कैसे डाउनलोड करें? लैपटॉप में आस ऐप नहीं खुलता है। जब भी खुलेगा चला आपको इसी में खुलेगा, मोबाइल में ही। अब देखो, एक बिहार शिक्षक भर्ती 3.0, बिहार डीएलएड जिनको देना है उनके लिए, और खास करके रेलवे वाले बच्चों के लिए। क्योंकि रेलवे के लिए तो ये समझो महा 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 समझो ब्रह्मास्त्र है। रेलवे वाले बच्चों के लिए थंबनेल इसका रहेगा चला, बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार डीएलएड, रेलवे और बिहार एसएससी वाले बच्चे। अगर आप भारत सरकार के ओरिजिनल प्रश्न पढ़ना चाहते हैं, अगर आप भारत सरकार के ओरिजिनल प्रश्नों का संग्रह पढ़ना चाहते हैं, साइंस का महा मैराथन आ रहा है। ओनली लाइव, नो रिकॉर्डेड क्लास इज अवेलेबल। कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगा, सिर्फ लाइव होगा। और 2000 प्लस फैक्ट्स अवेलेबल होंगे। पूरा का पूरा एनसीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एससीईआरटी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको करवाएंगे। 2/3/2024, 3/3/2024 रात में 9:10 पर, 9:10 पर हम आपकी सेवा में उपलब्ध हो रहे हैं। एनसीईआरटी और एससीईआरटी के एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न 2 दिन 5-5 घंटा, 4 से 5 घंटा शनिवार को और 4 से 5 घंटा रविवार को, इसी शनिवार रविवार को, यानी 2 तारीख और 3 तारीख को हम आपकी सेवा में उपलब्ध हो रहे हैं। कितने 250-250 मतलब 5-5 घंटे, 4 से 5 घंटे की क्लास होगी। जब तक चौथे घंटे के बाद जितना देर तक आप कर पाइएगा उतना देर तक का आपका क्लास होगा, शनिवार भी और रविवार भी। लगभग 2000 प्लस फैक्ट्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए भी है, डीएलएड के लिए भी है, खास करके रेलवे वाले बच्चों के लिए तो महावरदान है ये। तो अगर आप सिर्फ ये लाइव क्यों रहेगा, रिकॉर्डेड क्यों नहीं रहेगा, वो भी हम आपको बता देते हैं। इसलिए नहीं रहेगा चला कि बच्चे सोचते हैं कि महा मैराथन है, बाद में दुगुना स्पीड करके पढ़ लेंगे, लेकिन 12 घंटे की क्लास को 6 घंटे पढ़ने का उसके पास समय ही नहीं रहता। हर बात वो कहता है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, कर लेंगे, और होता नहीं है। तो मेरे दोस्ती, कर लेंगे से काम नहीं चलेगा। हम आपको इसलिए ये कह रहे हैं, मेरे फोर्स से ही सही, लेकिन आप कीजिएगा। ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी, बिहार शिक्षक भर्ती, डीएलएड, बीएसएससी, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं सबके लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास होगा साइंस का। और हम कोशिश करेंगे 2000 प्लस फैक्ट्स आपको पढ़ाने के। तो अगर आपके पास समय हो तो 9:10 में आप पधारिए, और रात में हम लोग 1 बजे 1:30 बजे तक इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, जब तक आप कहिएगा कि हम पढ़ना चाहते हैं। क्लियर है? तो कोशिश कीजिए चला जी कि आ जाएं और आकर पढ़ लें।
कब कब? इसी शनिवार और रविवार 2 तारीख और 3 तारीख को आपकी शिवम जो भी बिहार टीचर का अगर कोई फॉर्म भरा हो, बिहार इस बार एग्जाम देना हो, डीएलएड का एग्जाम देना हो, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा और रेलवे के लिए तो ब्रह्मास्त्र होगा। और इसका पीडीएफ भी आपको शनिवार रात में है, ये क्लास 9:10 में, रात दिन में 12 बजे तक इसका पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा ऑफलाइन सेंटर पर भी और ऑनलाइन में भी। आप लोग अपना अपना प्रिंट निकाल लीजिएगा। सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्नों क्या होगा ये पीडीएफ और ये महामैराथन, अगर आपको लगे सिर्फ लाइव होगा, आप जरूर से जरूर पधारिए और अपने आप में एक बूस्ट दीजिए कि 2000 प्लस वन लाइनर्स हम सीख पाए। गौर फरमाइएगा, कहते हैं इसी चैनल पर mg+O2 = mgO क्या है, एकदम दिख रहा है चला A+B = AB है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अपघटन अभिक्रिया अगर होगा तो AB जो है वो टूटेगा A+B में। और विस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार का है, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। ये AB और CD से अभिक्रिया करेगा तो AC+BD बना देगा। दोहरा विस्थापन यही है चला, ये दोहरा विस्थापन। विस्थापन 2 प्रकार का, एकल विस्थापन और द्विविस्थापन। आंसर कहते हैं निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? किसकी इकाई समान नहीं है बताओ? हो किस युग्म की इकाई समान नहीं है? एगो है चाल और वेग, कार्य और ऊर्जा, दोनों का देखो, इस दोनों का होता है मीटर पर सेकेंड, इस दोनों का होता है चला मीटर पर सेकेंड। कार्य और ऊर्जा इसका यूनिट होता है दोनों का जूल या यूं कहें केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दूरी और विस्थापन इन दोनों का होता है मीटर। बल और दाब, देखो बल का अलग होता है और दाब का अलग होता है। बल का अगर कहोगे तो बल और दाब का, बल का होता है न्यूटन और दाब का होता है मेरी जान पास्कल। दाब का होता है पास्कल। अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? हे मिट्टी की जिसने बनाए जिंदगी, क्या क्या लिख रहा है देखो, एगो शायरी लिख रहा है बच्चा, बड़ा सुंदर लाइन पढ़ देते हैं। हाँ देखो, रुक जा रुक जा रुक जा, लिखता है मिट्टी से जिसने सोने बनाए जिंदगी को, जिसने सही तरीके से जीना सिखाया, प्रणाम है ऐसे गुरु जी को। डियर एस के जा सर, जिसने हमें लक्ष्य को पाने का मार्ग दिखाया। मेरे दोस्त आज हट जाएंगे ना, आज यूट्यूब पर से हट जाए हम, तो तू अपने आप को अनाथ मानने लगेगा। अनाथ मतलब समझो कि तुमको कोई गाइड तक करने वाला नहीं होगा। हम तो हैं तो चलो शनिवार को पढ़ा देंगे, रविवार को पढ़ाएंगे, आओ पढ़ो, यो कहने वाला तो कोई नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी जान खूब मन लगा के पढ़ लीजिए। आंसर बताइए, व्हाट इज द आंसर? डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष बनने के लिए इन्हें और एनसीईआरटी तो हम खोज रहे हैं। चलवा शनिवार रविवार एकदम मिस नहीं करना। इंद्रधनुष अगर बनेगा तो ध्यान देना, ये पानी की बूंद है, इस पर जब प्रकाश पड़ता है ना तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7, 3 3 6 1, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं बोए आ नी पी ना ला। अब देखो, ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, ये प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया तो अपवर्तन हो गया। अपवर्तन इसका सहायक कारक है। इंद्रधनुष हम एगो स्पेशल क्लास में दिए थे, चला साइंस ज्ञान शायद दूसरा वीडियो में इंद्रधनुष ही गया था, और ये जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौट गया, तो इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं चला? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह भी इसका सहायक कारक ही है, यह भी इसका सहायक कारक ही है। और ये 7 रंगों में विभक्त हो गया, ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। ये इसका क्या है? वर्ण विक्षेपण। ये इसका क्या है चला? वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन इसको कहते हैं। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? और एक जो अभी चला एएलपी का ब्रह्मास्त्र जो आया है, उसका एक छोटा सा बैच बहुत कम फीस में हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं, मैथ रीजनिंग और साइंस का। एएलपी ब्रह्मास्त्र का एक छोटा सा बैच मैथ रीजनिंग और साइंस का बहुत जल्द आने वाला है। जिन बच्चों का कोर्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उनके लिए क्वेश्चन डिस्कशन, पूरा प्रीवियस ईयर जो है एएलपी का जो मैथ रीजनिंग साइंस आया है उसका डिस्कशन क्लास। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उसके डिस्कशन क्लास की जरूरत है? अगर आपको लगता है कि हमको जरूरत है तो कृपया एक टाइप कर, जो एएलपी का ब्रह्मास्त्र आया है तीनों,
मैथ, रीजनिंग और साइंस, उसका अगर आपको डिस्कशन एकदम मिनिमम फी में हम उपलब्ध करवाएंगे बहुत जल्द। अगर आपको जरूरत है तो एक टाइप कीजिए, और लगता है कि नहीं हम पढ़ पा रहे हैं और खुद से कर लेंगे तो 2 टाइप कीजिए। उसका एक डिटेल अभी से एग्जाम तक वो चलेगा डेली, अगर 3-3 घंटा चलेगा, 1 घंटा मैथ, 1 घंटा रीजनिंग और 1 घंटा साइंस। अगर एकदम मिनिमम फीस में हम कोशिश करेंगे कि उस बैच को आप तक पहुंचा दें और सारे बच्चे उसको पढ़ पाएं। टोटल प्रीवियस ईयर, चाहे वो ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर है, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर है इस बार का 22-23 का, या एलपी का प्रीवियस ईयर है, या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो सारा का सारा मिनिमम फी में हम कोशिश करेंगे। तीनों पेपर जो है वो हम कोशिश करेंगे चला कि एकदम मिनिमम फी में आपको उपलब्ध करवा दे। जो ब्रह्मास्त्र है अभी तक पहुंच ही नहीं पा रहा है वो किताब सब तक, क्योंकि स्टॉक का दिक्कत है, लेकिन बहुत जल्द पहुंच जाए। कितने लोग चला ये किताब ले लिए, एएलपी का ब्रह्मास्त्र जो है वो लिए हुए हैं? कृपया 8 टाइप करें। जो लोग नहीं पहुंच पाया जिन तक, या जो नहीं लिए हैं, 9 टाइप कीजिए। अभी तक लगभग चला 40,000 बच्चों तक ये पहुंचा है। अब किताब खरीदना बहुत आसान है, चला पढ़ना पड़ेगा लेकिन उसको। कहते हैं बताइए आंसर क्या हो जाएगा। इंद्रधनुष बनने का प्रकाश में कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित हैं? परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण। सही है क्या? अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। एक दिया विक्षेपण, प्रकीर्णन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा आंसर? हाँ बताइए जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलो उपलब्ध नहीं हो पा रहा इसलिए बच्चा ले नहीं पा रहा, लिख लो। ये अपवर्तन सहायक कारक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका भी सहायक कारक है, अब वर्ण विक्षेपण इसका मुख्य कारक है, क्योंकि ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। आंसर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हेने और एक क्वेश्चन, कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 6 में, समूह डैश में 2, 8, 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व रखा गया है। तो चला ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है, वही वर्ग संख्या डिसाइड करता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए। ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, ये यही ना डिसाइड करेगा। ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये वर्ग संख्या है, ये ध्यान देना। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ये वर्ग संख्या है, और ये जो तीनों तुम देख रहे हो इससे आवर्त का ज्ञान होता है, यानी ये तीसरे आवर्त का है और वर्ग संख्या है 6। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? बहुत सारे बच्चे चला कह रहे हैं कि बुक का डिस्कशन स्टार्ट कीजिए। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 6 इज द राइट आंसर। और 1 मिनट, 6 में है, ये वर्ग 6 होगा, तो वर्ग 6 को इंग्लिश में 16वां वर्ग कहते हैं। लड़का मारेगा 6 6 हो जाए तो गलती। वर्ग 6 ही रोमन में है, इंग्लिश में इसको 16वां वर्ग कहते हैं। चला ये मजाक में तो एकदम नहीं लेना, मेरे यहाँ के टेस्ट को एकदम मजाक में लेने की एकदम कोशिश भी नहीं करना। छठे को 16वां कहते हैं, 7वें को 17वां कहते हैं, और 8वें को क्या कहते हैं? 18वां। ये चला हम बार बार कहते हैं। साइंस ज्ञान सीरीज का अगला वीडियो कल आने वाला है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा साइंस ज्ञान सीरीज को जरूर फॉलो करने का। कौन सा समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंध रहित होता है? बताओ। इस सब काम जो है ना चला अक्रिय गैस का है, अक्रिय गैस का। और अक्रिय गैस किस वर्ग में है? 8th ए में। कौन में चला? 8th ए में, या शून्य वर्ग में। किसमें? शून्य वर्ग में, या इनर्ट गैस में। तो आंसर बता दो क्या हो जाएगा आंसर? शून्य वर्ग। क्षारीय धातु समूह हो गया फर्स्ट ए, इसको रोमन में 1 कहते हैं। शून्य धातु वर्ग हो गया 8th ए, जिसको रोमन में इंग्लिश में 18 कहते हैं। हेलोजन हो गया 7th ए, जिसको इंग्लिश में 17वां कहते हैं। अब भूक्षारीय धातु इसको सेकेंड ए, इसको दूसरा कहते हैं। हो तुझे पाना है, क्षारीय धातु फर्स्ट है, भूक्षारीय धातु सेकेंड है। अच्छा बताओ, चला एगो तो हम देते हैं। सिक्का धातु किसको कहते हैं? सिक्का धातु
एगो है फर्स्ट ए, दूसरा है फर्स्ट बी, और तीसरा है सेकंड बी। कौन होगा आंसर? जल्दी बता। सिक्का धातु वर्ग किसको कहते हैं? जिसमें CUAGAU रहता है। बता न रे मेरी जाने मोहब्बत, यही कलम है जो तेरा एकदम लेके जाएगा तेरी मंजिल तक। और जे तू अपने जीवन में चाहता है वो सब तेरा मिल जाएगा सब, लेकिन ये काम चला कर नहीं पाता है। पढ़ना है सब कहता है, रेगुलर पढ़ना है, ये काम तो बहुत कम लोग कर पाते हैं। 0.00001%। आज पढ़ना है पढ़ लेंगे, डेली पढ़ पाएंगे, ये काम ही बहुत कम लोग कर पाता है। आंसर हो जाएगा चला सेकंड बी। क्या? सेकंड बी इज द राइट आंसर, CUAGAU। अब देखो चला, बिहार शिक्षक भर्ती आपकी सेवा में उपलब्ध होगा, और बिहार DLED और रेलवे के लिए महाब्रह्मास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरी जाने मोहब्बत? देखो NCERT जब आता है चला तो रूह कांप जाएगा बच्चा सबके, लेकिन तोरा कुछ नहीं होगा, तू अमर रहेगा। NCERT क्वेश्चन अगर दे दिया तो A to Z हम तेरा इतना प्रैक्टिस करवा देंगे, तू सब बना देगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? बता क्या होगा? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। क्या होगा आंसर? हाँ, काहे उत्तल दर्पण में काहे नहीं? निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? काहे बता। हाँ, ये चला आंसर बताओ क्या हो जाएगा? आंसर बता जल्दी से, क्या हो जाएगा? कहता पूरा प्रतिबिंब देखा जा सकता है, क्या होगा आंसर? जल्दी बता। आंसर हो जाएगा चला अवतल दर्पण और समतल दर्पण। अवतल दर्पण और समतल दर्पण। उत्तल दर्पण में हम नहीं देख सकते क्योंकि उसमें बहुत छोटा प्रतिबिंब बनता है। आंसर हो जाएगा D फॉर डॉग। अगला प्रश्न, डेंगू किसका कारण है? बता जल्दी से। डेंगू, जितना फीवर है चला सब वायरल फीवर जो होता है, डेंगू विषाणु जनित है। अब वही मलेरिया क्या होगा? प्रोटोजोआ जनित हो जाएगा। मलेरिया क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ जनित हो जाएगा। आंसर पता चला। निम्नलिखित में से ईत बना देगा। बता आंसर। ALP का ओरिजिनल क्वेश्चन है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करने वाला नियम दिया था? दो चार्ल्स कूलॉम, माइकल फेराड। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कौन दिया था? माइकल फेराड। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कौन दिया था? माइकल फेराड। आर्किमिडीज ही नहीं होगा। आर्किमिडीज तैरने डूबने वाला जितना सिद्धांत है, तैरने डूबने वाला सिद्धांत, इस सब आर्किमिडीज। लेकिन ये क्वेश्चन तुमको पूछेगा, बहुत पतली सुई तैर रही है, बहुत पतली सुई तैरती है, बहुत पतली सुई तैरती है। एगो दे देगा तुमको आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, आर्किमिडीज, और दूसरा दे देगा पृष्ठ तनाव। की मारेगा बता? बता रे चलवा बता। 9:20 में डेली आपकी सेवा में उपलब्ध है। बताइए, बताओ आंसर क्या होगा? बहुत पतले, हम बोले तैरने डूबने वाला जितना है सब आर्किमिडीज का सिद्धांत है, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, जैसे बहुत पतली सुई पानी पर तैरती है, पृष्ठतनाव का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पृष्ठतनाव का उदाहरण है। आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? आहा, है और एक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? तो देखो, एकदम देख लो, एकदम चला देख लो। ध्वनि तरंग ही, ध्वनि तरंग या यांत्रिक तरंग, या इसी को हम दाब तरंग, या इसी को हम प्रत्यास्थ तरंग कहते हैं। और ये जो है ये अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य है। अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा, बाद यांत्रिक तरंग, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा मेरी जाने मोहब्बत, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो ये हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग।
तुझे देखा तो ये आंसर बता। ध्वनि तरंग, यांत्रिक तरंग, दाब तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग है, इसका वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। अब बाद बाकी कुछ भी, प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य सवरक, सूक्ष्म रेडियो, दीर्घ विद्युत धारा, कुछ भी पूछेगा तो आंसर मारना अनुप्रस्थ। आंसर व्हाट इज द आंसर? आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा। ध्वनि तरंग इज द राइट आंसर। कह रहा है अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग नहीं है तो अनुदैर्ध्य होगा, अनुदैर्ध्य होगा तो इसमें से कोई एक आंसर हो जाएगा। फोर्थ एडिशन बुक में चला क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है। अगला प्रश्न, और इस सब का जितना भी ये अनुदैर्ध्य है चला, इस सब का वेग 332 मीटर पर सेकंड है, इस सब का वेग 3 × 10⁸। अगला 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 हेने आउन रे क्वेश्चन कहने जा रहा है चलवा सब है ना बैठल है तोरा लिए। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूर प्रक्षेपित होगी 45 डिग्री? एक सोचना ही नहीं है, सर्वाधिक रूप से प्रक्षेपित होगी कितना डिग्री? 45 डिग्री। ऊपर की ओर सर्वाधिक जाएगा 90 डिग्री पर। आंसर ओ खत्म। ये क्वेश्चन आज फिर हम देते हैं तुमको। चला कितने लोग चला तैयार हैं महामैराथन की क्लास के लिए? एक बार जल्दी से 8 टाइप कर दो। जो लोग एकदम तैयार हैं कि महामैराथन जो होगा शनिवार रविवार को एकदम भरपूर तरीके से हम लोग कंटेंट लेंगे, जल्दी से एक बार 8 टाइप कर। तो देखो चला हम अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, तोरा लगेगा कि हम पटियार हैं तोरा, तो क्या कर रहे हैं बताओ? गंदी गंदी बात सिखाएं तोरा? हम तो जब भी सिखाएंगे तोरा अच्छी अच्छी बातें ही सिखाएंगे। पढ़ो, पढ़ना जरूरी है, तो तोरा लगेगा लगता है मास्टर पटिया तो नहीं रहा है। अरे छोटा, हमारा पटियाने की जरूरत है, हमारे पास कला है पढ़ाने का, हमारे पास नॉलेज है, लोग एवे करेंगे हमसे पढ़ने के लिए, तो पटियाने का क्या जरूरत? हम अपने अगर नॉलेज पे को और इनहेंस कर देंगे ताकि हमको कोई दूसरा ओवरकम ना कर सके, तो हमको किसी को पटियाने की जरूरत कहाँ है? हमको मेरे दोस्त पटियाता वो है जिसका कदुआ सड़ल है। हमारा कदुआ बहुत बढ़िया है, हमारा पटियाने का जरूरत नहीं है। बच्चे हमसे जरूर जुड़ेंगे। जल्दी से बता दो व्हाट इज द आंसर। 8 ना, वेरी गुड। तो चलिए आज के स्मार्ट क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए। एक स्मार्ट क्वेश्चन हम